अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं पीबी शैली की एक ओड को जिसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। अब ओड टू द वेस्ट विंड 1819 के अंदर लिखी गई है और 1820 के अंदर यह पब्लिश हुई है। अगर हम इस पोएम का बैकग्राउंड देखें तो 1819 के अंदर एक तो पेटरलो मैस्कर हुआ, बहुत ज्यादा खूनरेजी हुई। दूसरे नंबर पर यह फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर भी चल रहा था और तीसरे नंबर पर विलियम जो कि पीबी शैली का बेटा है उसकी डेथ हुई थी 1890 को। तो अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो ये तीन चीजें पोएट के माइंड में थी जिनको बेस बना के पीबी शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड लिखी है। पीबी शैली एक लेट रोमांटिक पोएट है रोमांटिक पोएट्री में। तो सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट के बाद जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है इस पोएम में उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ए जंगली मगरबी हवा। वाइल्ड से मुराद जंगली, लेकिन यहां पर अनकंट्रोलेबल मतलब वो हवा जिसको रोका नहीं जा सकता। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ए मगरब में चलने वाली अनकंट्रोलेबल हवा। दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम मौसम खजां की सांस हो। ब्रेथ से मुराद सांस है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि तुम मौसम खजां की जान हो, तुम मौसम खजां की रूह हो, मतलब बड़ी अहम हो। दूसरी लाइन है दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, ए हवा जिसके ना नजर आने वाले वजूद से, मतलब हवा है लेकिन नजर नहीं आती। द लीव्स डेड, ये जो मुर्दा पत्ते हैं, आर ड्राइवन उन्हें धकेला जाता है। लाइक घूस्ट, भूतों की तरह। फ्रॉम एन एन्चांटर्स फ्लीइंग, जैसे कि जादूगर को देख के भूत भाग जाते हैं। फ्लीइंग का मतलब होता है फरार होना। मतलब यह बनेगा कि ए ना नजर आने वाली हवा, तुम्हें देखकर पत्ते इस तरह भागते नजर आते हैं जिस तरह किसी जादूगर को देखकर भूत भागते हुए नजर आते हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये जो पत्ते हैं उनकी रंगत बताई गई है कि जर्द पत्ते, स्याह पत्ते और पीले पत्ते और सुर्ख रंगत के जो पत्ते हैं। पेसल्टाइन पेस्टिलेंस पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, पेस्टिलेंट वबा लगी हुई चीज को कहेंगे, मतलब बीमार किस्म के। स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड बहुत ज्यादा तादाद के लिए, मतलब ऐसे वो पत्ते धकेले जाते हैं जैसे ला तादाद बीमार पत्ते जा रहे हों हुजूम की सूरत में। ओ दाओ हु चैरियोटेस्ट, और ए हवा तुम अपनी बग्गी पर, टू देयर डार्क विंट्री बेड, उन पत्तों को उनकी तारीख बिस्तर पर ले जाती हो। यहां पर 5 और 6 लाइन का मतलब यह बनता है, 4 को भी अगर साथ मिलाएं तो यहां पर मुख्तलिफ रंगों के पत्ते जो कि एक हुजूम की सूरत में बीमारी वाले दिखते हुए मुरझाए हुए पत्ते ऐसे जाते हैं जैसे किसी बग्गी में बिठा के तुम उन्हें एक विंट्री बेड की तरफ ले जाती हो। विंट्री बेड से मुराद यह है कि मौसम सरमा के अंदर वो सारे के सारे पत्ते जमीन के अंदर दफन कर दोगी, किसी जगह पर जाके उन्हें सुला दोगी, उन पत्तों को जिनको हवा जो है वो धकेल के ले जाएगी। आगे है द विंग्ड सीड, और ये जो परों वाले बीज हैं, एक तो हवा ने क्या किया है, पत्ते उड़ा के ले गई है और उन्हें विंट्री बेड पे जाके सुला दिया है। दूसरे नंबर पर कुछ परों वाले बीज हैं, वेयर दे लाई, जो वहां पर पड़े रहते हैं, कोल्ड एंड लो, सर्द जमीन पर और नीचे गहराई में, मतलब जमीन के अंदर बीजों को तुम पहुंचा देती हो। यहां दो चीजें हमारे सामने आई हैं। हवा ने एक तो पत्ते उड़ा के उन्हें बेड पे, मतलब विंट्री बेड पे ले गई है, दूसरा बीजों को लेके गई है और वहां जाके जमीन में दफन कर दिया है। और वो जो बीज हैं, ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, हर बीज अपनी कब्र के अंदर एक लाश की तरह पड़ा हुआ नजर आता है। कब तक वो वहां रहेगा? अनटिल, उस वक्त तक, डाइन एज योर सिस्टर
जब तक तुम्हारी नीली बहन, एज्योर ब्लू के लिए यूज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग शैल ब्लो, मतलब मौसम बहार की जो तुम्हारी बहन है जब तक वो नहीं चलेगी। यहां ये मतलब बना कि अब खजां की हवा चल रही है, तो तुम्हारी बहन बहार की हवा जब चलेगी तो उस बहार की हवा चलने तक ये जो पत्ते हैं और ये जो बीज हैं ये जमीन के अंदर दफन रहेंगे सर्द इलाके में। नेक्स्ट अगर हम आगे वाले पेज पे चलें तो 10 नंबर लाइन है, हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, और क्लैरियन से मुराद होता है बरबत बजाना, बिगल बजाना, मतलब ट्रम्पेट के लिए यूज करते हैं। तुम गीत गाओगी, हर क्लेरियन, हर से मुराद है जो स्प्रिंग में चलने वाली हवा है, मतलब बहार में चलने वाली हवा। क्लैरियन वो गीत बजाएगी, बिगल बजाएगी, ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस ख्वाबीदा जमीन पर, एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, और वो स्वीट बर्ड्स प्यारी प्यारी कलियां जो हैं वो बखेर देगी, लाइक फ्लाक्स टू फीड इन एयर, फ्लाक भेड़ों के रेवड़ के लिए यूज करते हैं, टू फीड इन एयर जो हवा के अंदर फीड करेंगे, खाएं पिएंगे। मतलब ये बनेगा दो लाइनों का कि जब वो बहार की हवा चलेगी तो ये पत्तों के पास जो बीज जमीन पे दफन हुए थे, जो असल में वेस्ट विंड ने दफनाए थे खजां के मौसम में, जब बहार की हवा चलेगी तो वो कलियां बन के, बर्ड्स कोंपले बन के रेवड़ की तरह, मतलब लाइक से मुराद यहां पर रेवड़ की तरह हवा में आ जाएंगे। तो यहां हम ये कहेंगे कि वो बीज जो है वो नई कोंपलों की सूरत में अब बुलंद होने शुरू हो जाएंगे, ये बताया गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें पता है कि नेक्स्ट 12 लाइन के अंदर यूज किया गया है विद लिविंग ह्यूज, वो जिंदा रंगत के साथ, एंड ऑर्डर्स और खुशबुओं के साथ, प्लेन एंड हिल मैदानों के अंदर और पहाड़ियों के अंदर खिल उठेंगे। वो बीज अब छोटे छोटे पौधे बन के मैदानों में और पहाड़ों में बाहर निकल आएंगे, जिस तरह फ्लॉक्स या रेवड़ होते हैं। वाइल्ड स्पिरिट, ए जंगली रूह, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम हर जगह पर घूमती रहती हो। डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम डेस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। डेस्ट्रॉयर कहते हैं जो तबाह करने वाली हवा है, और प्रिजर्वर कहते हैं जो बहुत ज्यादा प्रिजर्व करने वाली हवा है, मतलब महफूज रखने वाली हवा। मतलब तुम कुछ चीजों को तबाह कर देती हो और कुछ चीजों को महफूज कर देती हो। हियर ओ हियर, सुनो मेरी बात सुनो। सेकंड स्टैंजा यहां पर शुरू हुआ तो फर्स्ट स्टैंजा की 14 लाइन बनी है। हमें इस ओड के अंदर 14 लाइन के 5 स्टैंजास पढ़ने हैं, और आपको पता है 14 लाइन के जो पोएम होती है उसे हम सोनट कहते हैं, लेकिन ये 5 सोनट्स बन रही हैं इस पोएम में, लेकिन ये सोनट नहीं होगी, क्योंकि सोनट की डेफिनेशन ये है उसके फर्स्ट 8 लाइन के अंदर किसी प्रॉब्लम को अराइज किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और आगे वाली जो 6 लाइन है उसमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास जो 5 स्टैंजाज हैं इसमें प्रॉब्लम इरेज होके सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि 5 स्टैंजाज में फर्स्ट 3 स्टैंजाज के अंदर जो है वो वाइल्ड वेस्ट विंड की पावर को शो किया जाएगा, और नेक्स्ट 2 स्टैंजाज जो होंगे उसमें पोएट का वेस्ट विंड के साथ जो रिलेशन है उसको शो किया जाएगा। तो इसलिए ये 14 लाइन हर स्टैंजा की बनती है, लेकिन इसको हम सोनट नहीं कहेंगे। चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। दो ऑन हुज स्ट्रीम, ए हवा जिसकी नदी पर, मिड द स्टीप स्काइज, आधे आसमान के दरमियान, कमोशन हंगामा बर्पा किया हुआ है। इस लाइन का मतलब यह है कि जिस तरह तेज हवा चलती है तो वो अपने सहारे पर बादलों को आसमान पर उठा लेती है। दो ऑन हुज स्ट्रीम, तुम्हारे जोर पर, मिड द स्टीप ढलवान पर, स्काइज कमोशन जो आसमान में हंगामे आराइयां होती हैं वो तुम्हारी वजह से हैं। मतलब फजा के अंदर आसमानों के करीब तेज हवा की वजह से जो हंगामे हो रहे हैं वो सारे के सारे वाइल्ड वेस्ट विंड की वजह से हैं। और उन हंगामों में होता क्या है,
लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव आर डेड। उन तेज हवा के झोंकों में जो बादल हैं वो घूमते फिरते हैं। लूज क्लाउड्स, बादल जो है वो इधर उधर जाते हैं। और बादल किस तरह आसमान पर हवा के सहारे उड़ते हैं, नीचे बताया है, जिस तरह लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर डेड, जिस तरह जमीन पर मरे हुए जवाल पजीर या खराब हुए पत्ते बखेरे जाते हैं, बहाए जाते हैं। ऐसे समझ लें कि जब तेज हवा चलती है तो दरख्तों से पत्ते नीचे गिर जाती हैं। इसी तरह आसमान पर तेज हवाओं की वजह से बादल हवा में घूमते या उड़ते रहते हैं। यहां पर जो है वो सिमिली यूज की गई है। और ये बादल जो है वो क्या है, शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बो, ये हिलाए गए हैं टेंगल्ड बो, उलझी हुई शाखों से, ऑफ हेवन एंड ओशन, आसमान की और समंदर की। अच्छा, यहां पर जो आसमान और समंदर की उलझी हुई शाखें हैं, इससे मुराद ये है कि ये जो बादल हैं ये समंदरों से पानी इवेपोरेट करके ऊपर बनते हैं और हेवन, आसमानों पर ये चले जाते हैं। तो इसलिए ये शाखें किस चीज की हुई, मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज करके, हेवन की और ओशन की ये बादल शाखें बने हैं। और साथ उसने बादल को एग्जेजरेट करके कहा एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। ये जो बादल हैं अगर मेटाफोरिकल लैंग्वेज से देखा जाए तो ये जो है वो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। किस चीज के, रेन के फरिश्ते, बारिश के, एंड लाइटनिंग और चमक के, मतलब बिजली के और बारिश के ये फरिश्ते हैं। देयर आर स्प्रेड, और वो वहां पर फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, तुम्हारे इस नीले किनारे पर, मतलब ब्लू सरफेस, नीली सतह के किनारे पर, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड, ये चमकदार बालों की तरह ऊपर उठते हैं। फ्रॉम द हेड, सर से, मतलब जिस तरह किसी आदमी के सर से अगर बाल सुनहरी रंगत के उड़ते हुए बुलंदी की तरफ जाएं, तो इसी तरह ये जो है वो बुलंदी की तरफ उड़ते हुए बादल चले जाते हैं। ले जाने वाला कौन है, वाइल्ड वेस्ट विंड। यहां पर जो है ना वो सिमिली यूज की गई है। तो नेक्स्ट लाइन नंबर 7 अगर हम देखें तो उसने यहां पर एक एलियन यूज किया है, ऑफ सम फायर्स मिनॉड। यहां कहा है कि एक खूनखार मिनॉड की तरह। मिनार्ड यहां पर एक एलियन है, डायनासिस के फॉलोअर को मिनार्ड कहा गया है। अब डायनासिस क्या है, ग्रीक रेफरेंस है। ग्रीक रेफरेंस में डायनासिस गॉडेस है, वाइन की और डांस की, मतलब पागलपन की देवी को यहां पर मिनार्ड का एलियन दिया गया है। तो पागलपन की देवी से मुराद जैसे कोई शराब में धुत औरत हो और वो नशे की हालत में अपने बालों को बखेर कर मस्ती के आलम में डांस या रक्स कर रही हो, तो उसे जो है वो मिनार्ड का वर्ड यूज किया। तो इधर ये है ऑफ सम फायर्स मिनार्ड, वो बादल ऐसे हवा में अटकेलियां करते हैं जैसे खुले बालों वाली मिनार्ड जो है वो अटकेलियां करते हैं उसके बाल हवा में। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, बहुत बारीक किनारे से, ऑफ द होरिजन, उफक के, ऑफ टू द जीन्थ हाई, उफक के ऊपर, जो जीन्थ बहुत ऊंचे मुकाम को कहते हैं, हाई बुलंदी को, ऑफ द होरिजन, उफक के, टू द जीन्थ हाई, मतलब उफक से लेके इंतहाई बुलंदी तक वो बादल मिनार्ड के बालों की तरह उठते हुए नजर आते हैं। और लाक्स, लटों को कहते हैं द लाक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये लटे हैं आने वाले तूफान की, मतलब बादल आने वाले तूफान की खबर दे रहे हैं। दाओ डिर्ज, और तुम्हारा ये नोहा, डिर्ज गीत को कहते हैं गमजदा करने वाला, वो तुम गा देती हो, मतलब कि आने वाले तूफान का नोहा गाने में तुम मसरूफ होती हो। और नोहा क्यों गाती हो आगे वाली लाइन में पता चलेगा। ऑफ द डाइंग ईयर, गुजरते हुए साल का नोहा तुम्हारी जुबान पर होता है। डाइंग ईयर से मुराद यह है कि साल जो कि इख्तिताम पजीर हो रहा है, खजां जो कि जा रही है, और बहार जो कि आने वाली है।
टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, इस खत्म होती हुई रात को, विल बी द डूम ऑफ वास्ट स्पल्चर, स्पल्चर जो है वो ग्रेव के लिए यूज करते हैं, कबर, और तुम जो है वो एक वसीओ अरीज कबर की गुंबद की शक्ल में होते हो। जो बादल हैं वो ऐसे ही आसमान पर घूमते फिरते हैं जैसे किसी कबर के ऊपर एक गुंबद बना हुआ होता है, वाल्टेड मेहराबी सूरत में, विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, अपनी भरपूर ताकत के साथ, कॉन्ग्रीगेटेड इकट्ठी की गई, मतलब एक इकट्ठी की गई ताकत के साथ तुम सारे बादल आसमान पर इस तरह होते हो जैसे किसी कब्र पर कोई मेहराब होता है या गुंबद होता है। ऑफ वेपर्स, बुखारात की सूरत में, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, इस ठोस माहौल से, ब्लैक रेन, और तुम काली या स्याह बारिश, एंड फायर, और चमक, एंड हेल, और सालाबारी, विल बस्ट, वो बखेर देती हो। ओ हियर, मतलब कि तुम्हारे बादलों में से ये सारी चीजें, गरज, चमक, बारिश, ये वो, और बिजली, सारी आसमान से नीचे जमीन पर आती हुई नजर आती है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। दो, तुम, हु डिड्स अवेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, तुमने अपने मौसम गर्मा के ख्वाबों से जगा दिया है। अब किसको जगाया है? द ब्लू मेडिटेरियन, नीले मेडिटेरियन को, वेयर ही ले, जहां वो लेटा हुआ था। मतलब मेडिटेरियन जो है वो समंदर अपने आराम से आराम फरमा था, ख्वाबों के अंदर, गफलत के अंदर, सोई हुई हालत के अंदर वो पड़ा था, और तुमने उसे जगा दिया। आपको पता है जब तेज हवा चलती है तो समंदर की लहरें जो हैं वो बुलंद होना शुरू हो जाती हैं, तो ये हवा ने उस सोए हुए समंदर को ख्वाबों से जगा के उसको हिला दिया है, वेयर ही ले, जहां वो लेटा हुआ था। और तुम, हवा ने क्या किया है वहां, लूर्ड, लोरी देने को कहते हैं, बाय द क्वाइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, अपनी शफाफ नदी पर, जो दरिया या समंदर है वो बड़े आराम से कुंडली मार के लेटा हुआ था। क्वाइल का मतलब होता है कुंडली मार के, मतलब पुरसकून, जैसे सांप बैठा हुआ होता है। बिसाइड अ प्यूमाइस आइल ऑफ बेस बे, ये नेपल्स के करीब जो वादी या घाटी है उसे बेस बे कहते हैं, और प्यूमाइस का मतलब होता है पत्थर। बिसाइड अ प्यूमाइस आइल, पथरीले जजीरों के साथ वो समंदर था, इन बेस बे, जो नेपल्स के करीब वाकया है। एंड सा इन स्लीप, और नींद की हालत में देखा, ओल्ड पैलेसेस, पुराने महलात को, एंड टावर्स, और बुलंदो बाला सतूनों को। यहां आपको पता है समंदर के करीब जो बड़े बड़े महलात थे, जब तूफान आते हैं वो महलात समंदर में गिर जाते हैं, और वो महलात जो है वो पानी के अंदर रक्स करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए नेक्स्ट लाइन में है, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, और वो टावर्स और वो महल्लात दोनों क्या करते हैं, इंटेंसर डे के अंदर क्विवरिंग, थरथरा रहे होते हैं पानी की लहरों के अंदर। नेक्स्ट, ऑल ओवर ग्रोन विद एजर मॉस एंड फ्लावर्स, वो सारे महल्लात ओवर ग्रोन, ऊपर जो है वो उग चुके हैं, एजोर मॉस, जो नीले रंग की काई है उनके ऊपर चढ़ गई है, एंड फ्लावर्स, और फूल उनके ऊपर उगे हुए हैं। दूसरे लफ्जों में ये कह लो कि वो जो टावर्स वगैरह पानी में थे उनके ऊपर फूल और पौधे उग चुके हैं। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, इतने प्यारे के फेंट्स पिक्चरिंग देम, दो, तुम उन पर एक मदम सी तस्वीर कशी किए हुए हो। फॉर हुज पाथ, जिनका रास्ता, द एटलांटिक लेवल पावर्स, एटलांटिक का जो समंदर है उस पर उसका रास्ता तुम जो है वो जाहिर करते हो। क्लीव, और क्लीव का मतलब होता है दो हिस्सों में बांट देना। डेम सेल्फ, वो अपने आप को दो हिस्सों में बांटता है। इनटू चैजम्स, शगाफों की सूरत में। वाइल फार बिलो, बहुत नीचे गहराई की तरफ। नेक्स्ट लाइन है जी, द सी ब्लूम्स,
अब समंदर में खिले हुए एंड द ओजी वुड्स, और पानी के अंदर जो जंगलात हैं, विच वियर जो पहने हुए हैं, क्या, द सैपलेस फोलिएज ऑफ द ओशन, सैपलेस बगैर रस के, फोलिएज पत्ते, ऑफ द ओशन समंदर के, मतलब ये कमजोर समंदर के पत्ते होते हैं जो उधर खिले हुए हैं समंदर के अंदर। आपको पता है पानी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के पौधे और फूल उग जाते हैं, तो इसलिए उसने कहा है सैपलेस फोलिएज ऑफ द ओशन, तुम बगैर रस और जूस के पत्ते हो जो समंदर में उगे हो। नौ, तुम जान लो, दाई वॉइस, और समंदर के अंदर जो तुम्हारी आवाज गई। अब मैं दो चार पीछे वाली लाइनों को आपके सामने आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं जो गुजर गई हैं। ऊपर बात हुई थी वो टावर और वो पैलेसेस समंदर के अंदर थरथरा रहे हैं। उन्हीं टावर्स के ऊपर, पीछे वाले पेज में अगर हम देखें तो उन्हीं टावर्स के ऊपर छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं। उन्हीं पौधों के पत्ते यहां पर बगैर रस के समंदर में मौजूद हैं, पानी के अंदर उगे हुए पौधे और फूल। और उन फूलों तक जब तुम्हारी आवाज जाती है तो ये पूरी पीछे वाली लाइन समझ आ जाएगी। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज, एंड सडनली ग्रोन ग्रे विद फियर, तुम्हारी आवाज सुन के वो पत्ते जो जमीन में उन महल्लात के ऊपर उगे हुए थे वो फौरी तौर पर जर्द रंगत अख्तियार कर जाते हैं डर की वजह से, मतलब उनका रंग उड़ जाता है। दाई वॉइस ए वाइल्ड विंड, तुम्हारी आवाज से द सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, वो डर की वजह से कांप उठते हैं और उनके रंग उड़ जाते हैं उन पत्तों के जो पानी के अंदर उगे हुए हैं। एंड ट्रेम्बल, और वो पानी में कांप जाते हैं। एंड डेस्पॉयल देमसेल्व्स, और अपने आप को तबाह कर बैठते हैं। ओ हियर, ए हवा मेरी बात सुनो। ये जरा टफ लैंग्वेज है लेकिन मैं आसान लफ्जों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा की तरफ चलते हैं। इफ आई वर अ डेड लीव, थ्री स्टैंजास के अंदर उसने वाइल्ड विंड की जो पावर है उसको शो किया है। अब यहां पर पोएट अपना विंड के साथ जो रिलेशन है उसको शो करने की कोशिश करेगा। कहते हैं इफ आई वर अ डेड लीव दो माइटेस्ट बियर, अगर मैं भी एक पत्ता होता या काश मैं भी एक पत्ता होता तो हवा मुझे अपने साथ ले जाती। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं तेज उड़ने वाला बादल होता, टू फ्लाई विद दी, तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ता। ये पोइट जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर, मैं एक ऐसी लहर होती जो तुम्हारी ताकत के नीचे हाँपती। एंड शेयर दाइन इंपल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और तुम्हारे मुहर्रक के अंदर अपना हिस्सा डालती। उसके बाद ओनली लेस फ्री, और मैं भी कम आजाद होती। देन दो, तुम्हारी निस्बत, मतलब तुमसे जरा कम आजाद होती और तुम्हारे साथ तुम्हारा हिस्सा बनती तुम्हारी ताकत का। ओ अनकंट्रोलेबल, ए ना काबले कंट्रोल हवा, इफ इवन, अगर ऐसा मुमकिन होता। आगे नेक्स्ट पेज में पोइट कहता है आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, अगर मैं अपने बचपन में होता तो शायद ऐसा हो जाता। यहां पोइट अपने बचपन को याद कर रहा है कि जब वो बच्चा था उसके अंदर कितनी ताकत थी, वो कितनी अटकेलियां करता था, वो कैसे घूमता फिरता था, उसे कोई फिक्र नहीं होती थी। अब परेशानियों ने उसकी जिस्म को कमजोर कर दिया है और परेशानियों और जिम्मेदारियों ने उसको घायल कर दिया और बूढ़ा कर दिया है। और यहां पर वो कहता है कि अगर मैं भी बच्चों की तरह होता और जैसे मैं जवानी में अटकेलियां करने वाला एक बच्चा था तो मैं भी ऐसे तुम्हारे साथ उड़ सकता था जिस तरह तुम बादलों को अपने साथ उड़ा के ले जाती हो या पत्तों को अपने साथ उड़ा के ले जाती हो। मेमोरीज ऑफ पास्ट पोएट ने यहां इस लाइन में मेंशन की है। नेक्स्ट देखते हैं द कॉमरेड ऑफ दाई वेंडरिंग ओवर हेवन, कॉमरेड का मीनिंग होता है दोस्त, मैं भी तुम्हारा साथी होता। वेंडरिंग ओवर हेवन, आसमानों पर घूमने फिरने के लिए, मतलब जिस तरह तुम आसमानों में चक्कर लगाने के लिए चली जाती हो, अगर मैं भी जवानी के आलम में होता तो तुम्हारे साथ अटकेलियां करने के लिए मैं भी निकलता। एज देन, जैसा कि, वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, जब तुम बहुत तेज आसमानों में रफ्तार के साथ चली जाती हो। यहां पर आउट स्ट्रिप से मुराद है बहुत तेजी के साथ, बहुत ज्यादा
आसमान पर स्पीड के साथ तुम निकलती हो। स्कार्स सीम्ड अ वियन, लेकिन अब तो वो सोचकर ही डर लगता है। मतलब बचपन में तो ऐसा मुमकिन था, लेकिन अब तो ऐसा ख्याल आए तो फिर भी खौफजदा हो जाता हूं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, अब तो मुझे कभी भी ऐसे बादलों की तरह आजादी नहीं है, या पत्तों की तरह अटकेलियां करना और घूमने फिरने की आजादी नहीं है, क्योंकि अब वो वक्त गुजर चुका है जो मेरी जवानी के अयाम थे, या मेरे बहुत ज्यादा ग्रूम डेज थे। इसलिए एज दस विद दी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इन प्रेयर, तुमसे इल्तिजा करता हूं, इन माई सोर नीड, इंतहाई जरूरत के वक्त, मैं इंतहाई जरूरत के वक्त तुमसे इल्तिजा करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्या कि मैं खुद तो तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। यहां फर्स्ट स्टैंजा में उसने यहां तक कहा है कि मैं अगर जवान होता तो तुम्हारे साथ चला जाता, जैसे मैं बचपन में आवारागर्दियां किया करता था, बादलों की तरह उड़ा करता था और पत्तों की तरह मौज मस्ती किया करता था। अब तो नहीं ऐसा मुमकिन, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, ए हवा मुझे एक लहर की तरह उड़ा के ले जाओ। अ लीफ, एक पत्ते की तरह। अ क्लाउड, एक बादल की तरह मुझे ले जाओ। आई फॉल अपॉन, ये बड़ी अहम लाइन है। कहते हैं आई फॉल अपॉन द थोन्स ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कांटों में गिरा पड़ा हूं। आई ब्लीड, और मेरा खून निकल रहा है। जमाने के हवादस ने जो उसका हाल किया वो यहां पर पोइट जाहिर कर रहा है। A heavy weight of hours has chained my bow, चेन एंड बोर्ड, बहुत भारी वक्त के इस बोझ ने मुझे जंजीरों में जकड़ दिया है और मैं झुक चुका हूं। बोर्ड, मुझे झुका दिया गया है, मतलब जिंदगी की जिम्मेदारियों ने मुझे ऊंधा कर दिया है और मुझे जंजीरों में जकड़ लिया है जिम्मेदारियों ने। वन टू लाइक दी, मैं भी कभी एक वक्त था तुम्हारे जैसा हुआ करता था। टेमलेस, मैं भी ऐसा था जिसको सुधाया नहीं जा सकता था। एंड स्विफ्ट, मैं भी बड़ा तेज था। एंड प्राउड, और मुझे भी बड़ा गरूर था। एक वक्त था कि मुझे मुड़े अपने ऊपर बड़ा मान था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिफ्थ स्टेंजा में। मेक मी दाई लॉयर, अब मुझे तुम्हारा गीत बन जाने दो। लायर जो है वो बरबत के लिए यूज करते हैं। कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारा गीत बनना है। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि बादल जंगल होता है। वट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हुआ अगर मेरे पत्ते खुद ही गिर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बढ़ापे के अंदर या फिर जब जवानी गुजर जाती है तो इंसान की जो कुव्वतें होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है। उसकी बिनाई, उसकी बसारत, उसकी समझ बूझ, उसकी अकल, उसका शऊर, इवन के उसकी बॉडी की सेहत, वो सारी। तो वो कह रहा है व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, मैं तुम्हारा गीत बनूंगा, क्या हुआ अगर मेरी अपनी ताकत कम होती जा रही है। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, और मैं शोर, ट्यूमल्ट हंगामे और शोर को कहते हैं, ये जो बहुत बड़ी तुम्हारी हम आहंगियां हैं। दाई माइटी हारमोनीज, तुम्हारी हम आहंगियों के अंदर मैं एक असर छोड़ जाऊंगा। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल स्टोन, और मैं तुमसे ये जो खजां का लहजा है वो लूंगा। स्वीट दो इन सैडनेस, बी दो स्पीड फायर्स, और उदासी के अंदर भी तुम कितनी अच्छी हो। ए स्पीड फायर्स, मतलब तेज तरीन हवा। ये अनप्रडिक्टेबल उसने यहां पर सेंस दे रहा है। माई स्पिरिट, मेरी जो रूह है। बी दो मी, बी दो मी, अगर तुम मैं हो जाओ, मतलब ये कि ए हवा अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ और मुझे अपने साथ मिला लो। इम्पिशियस वन, तो ये कितना अनप्रिडिक्टेबल होगा। ड्राइव माई डेड थॉट्स, ए हवा तुम मैं हो जाओ, मैं तुम हो जाऊं, मेरे ये जो डेड थॉट्स हैं, बढ़ापा, मतलब बीमारी, परेशानियां, ये सारे थॉट्स तुम मुझसे ले लो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे ये पुराने ख्यालात, मुर्दा ख्यालात कायनात में जाके बखेर दो। लाइक विदर्ड लीव टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जिस तरह तुम मुरझाए हुए पत्ते, विदर्ड लीव्स, मुरझाए हुए पत्तों को
नई पैदा करने के लिए इनको ले जाती हो। यहां पर मतलब यह है कि जब दरख्त से पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते पैदा होते हैं, तो वो निकलते हैं नए पत्ते। वो कहते हैं मेरे पुराने ख्यालात को ले जाओ, जिस तरह पुराने पत्तों को लेके जाने के बाद नए पत्ते आ जाते हैं, तो मेरे पुराने ख्यालात जाएंगे तो फिर नए ख्यालात आ जाएंगे। या दूसरे लफ्जों में मेरी उदासी के ख्यालात चले जाएंगे तो फिर खुशी के लम्हात मेरे पास आएंगे। आगे, एंड बाय द इनकॉन्टेशन ऑफ दिस वर्स, और इस वर्ष के नसर के नजम के जो जादू है, स्कैटर वो जादू बखेर दो, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, जैसे कि किसी चूल्हे से अनबुझी आग को बखेरा जाता है। जब किसी चूल्हे के अंदर आग को वैसे ही छोड़ दिया जाता है तो हवा चलती है तो वो आग इधर उधर बिखर जाती है, चिंगारियां इधर उधर चली जाती हैं। वो कहता है कि मेरे इन वर्सेस को, मेरे इन अशार को कायनात में जाकर बखेर दो। और हर्थ के अंदर क्या था, चूल्हे के अंदर क्या था, एशिज एंड स्पार्क्स, कुछ उसमें राख होती है और कुछ उसके अंदर शोले होती हैं। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, इंसानियत के अंदर मेरे ये जो वर्ड हैं वो एक राख की तरह और शोलों की तरह हैं, तो तुम मेरे वर्ड जो है वो कायनात तक पहुंचा दो। हवा को कह रहा है। नेक्स्ट, बी थ्रू माई लिप्स, और मेरे होंठों के जरिए, मतलब मेरी आवाज बन जाओ। टू अनअवेकन्ड अर्थ, इस सोई हुई जमीन के लिए, अवेकन होता है बेदार और अनअवेकन जो कि अभी जागी नहीं है, तो तुम मेरे होंठ बनो, मुराद मेरी आवाज जो है वो इस सोई हुई जमीन तक पहुंचा दो। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, और तुम एक गीत हो, एक बिगल हो किसी पेशगोई का। पेशगोई कौन सी है, किसी अच्छी खबर का। ओ विंड, ए हवा, क्या वो पेशगोई है। इफ विंटर कम्स, कि अगर मौसम सरमा आता है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या जो स्प्रिंग है वो बहुत पीछे रह जाएगा। मतलब यह है कि अगर खजां है तो बहार भी करीब ही है। तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यहां पर पोएट ने यूज की है। यह डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। फिगर ऑफ स्पीच, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम राइम स्कीम को देखें तो इस ओड की जो राइम स्कीम है वो तर्जा रीमा की लिहाज से है, जैसा कि ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी और एंड पर कपलेट के अंदर जो है वो ई ई यूज किया गया है। ठीक है, अब ए और ए, मतलब फर्स्ट लाइन ए, सेकंड लाइन बी और थर्ड लाइन ए। अब जो सेकंड लाइन है वो थर्ड और फिफ्थ लाइन बनेगी। सेकंड जो है वो बी और फिर सी और उसके बाद बी। फिर जो सेकंड लाइन दरमियान वाली थी वो आगे जाके फर्स्ट और लास्ट बनेगी और आगे डी आ जाएगा। फिर डी फर्स्ट और लास्ट बनेगी और ई आ जाएगा, और ई जो है वो एंड वाली दो लाइनों की राइम स्कीम। तो ये तर्जा रीमा की बेस पर है। जैसा कि यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टैंजा में देखना चाहें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बीइंग और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लीइंग, तो ये ए हो गए। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डेड और फोर लाइन का लास्ट वर्ड है रेड। डेड रेड ये आपस में राइम कर रही हैं। इसी तरह उसके बाद फाइव लाइन का लास्ट वर्ड है दो, ये सी हो गया। और अगर हम सेवन लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो लो, तो ये भी सी। और बी जो है वो यहां पर रेड था, तो ये सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड बेड है, तो ये बी हमें नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो 8 लाइन का लास्ट वर्ड डी और 9 लाइन का लास्ट वर्ड जो है सी। तो मतलब ए बी सी बी सी डी सी। तो ये हमारे जो है वो राइम स्कीम है। आगे वाले स्टैंजाज की भी राइम स्कीम डिस्कस की गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। ऊपर जो है ना वो मैंने मेंशन की हुई है सारे स्टैंजाज की। इसी के अगर हम 14 लाइन तक राइम स्कीम देखें तो 10 लाइन का लास्ट वर्ड फिल डी हो गया, और इसी तरह 12 लाइन का लास्ट वर्ड हिल है, तो ये आपस में राइम कर रहे हैं डी डी। 11 लाइन का लास्ट वर्ड एयर है, और एवरीवेयर ये 13 लाइन का लास्ट वर्ड है डी ई डी और एंड पर एवरीवेयर और हियर ये ई हो गया। तो ये हमारी जो है वो राइम स्कीम है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ए, बी सी डी सी और डी ई डी और ई ये राइम स्कीम
हमारे 5 स्टैंजास की होगी। राइम स्कीम के बाद अपॉस्ट्रॉफी इसके अंदर यूज की गई है। जहां जहां पोएट ने वाइल्ड वेस्ट विंड को डायरेक्ट स्पीच किया है, इस टेक्निक को फिगर ऑफ स्पीच के अंदर अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है? जब पोएट किसी चीज को डायरेक्ट स्पीच करता है, डायरेक्ट एड्रेस करता है। तो यहां ओ वाइल्ड वेस्ट विंड डायरेक्ट एड्रेस किया गया है वेस्ट विंड को, तो ये अपॉस्ट्रॉफी है। जैसे ओ दो, या जहां जहां उसने डायरेक्ट एड्रेस किया है वेस्ट विंड को, इसे अपॉस्ट्रॉफी कहेंगे। अपॉस्ट्रॉफी के बाद हम देखते हैं कैयुरा को। कैयुरा क्या होता है? जब हम किसी भी कोमे के जरिए या फिर हम अपने पंक्चुएशन मार्क के जरिए अपनी पोएम के अंदर या लाइन के अंदर पोएट जो है एक लाइन के अंदर पाज क्रिएट करता है या ब्रेक क्रिएट करता है, तो इस पंक्चुएशन मार्क के जरिए जो ब्रेक क्रिएट की जाती है, इस टेक्निक को कैयुरा कहते हैं। जैसा कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड के बाद कोमा लगाया गया है, द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तो ये जो ब्रेक की गई है या ये जो थोड़ा सा पाज लिया गया है, ये पाज कैयुरा है हमारे सामने। उसके बाद हमारे सामने है एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी किसे कहते हैं? जब पोएट दो वर्ड को उलट यूज करता है, इन्वर्जन करता है, तो इस टेक्निक को, इन्वर्जन की टेक्निक को एनास्ट्रॉफी बोलते हैं। एनास्ट्रॉफी फिर सुन ले, जब पोएट वर्डिंग की इन्वर्जन कर रहा हो, तो इस वर्डिंग की इन्वर्जन को एनास्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि आम वर्डिंग में होता है डेड लीव्स, लेकिन पोएट ने यूज किया लीव्स डेड, तो ये जो है वो एनास्ट्रॉफी का यूज है, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। मतलब डेड लीव कहने की बजाय पोएट ने लीव्स डेड कहा है। उसके बाद चलते हैं एंजेममेंट की तरफ। एंजेममेंट रन ऑन लाइन को कहते हैं कि जब हम एक लाइन पढ़े तो उसकी समझ उस वक्त तक ना आए जब तक आगे वाली लाइन ना पढ़े, तो इस टेक्निक को रन ऑन लाइन कहते हैं और ये एंजेममेंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, यहां इसको समझने के लिए आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, आर ड्राइवन, वो धकेले जाते हैं, तो ये एंजेममेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें तो सिमिली का यूज किया गया है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं एज या लाइक के साथ। जैसा कि लाइन नंबर 3 के अंदर आर ड्राइवन, धकेले गए हैं, लाइक घूस्ट, भूत की तरह, तो ये सिमिली का यूज किया गया। अगर फर्स्ट लाइन में देखें तो पर्सोनिफिकेशन का यूज हमें मिलेगा। जैसा कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, पर्सोनिफाई क्या होता है? टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग। जब हम बेजान चीजों को ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो देखें यहां वाइल्ड वेस्ट विंड को द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम खजां की सांस हो या जान हो, तो ब्रेथ जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। अगर हम आगे देखें तो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच भी हमारे सामने इस पोएम में यूज की गई हैं। सबसे पहले हम एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद जहां जहां यूज हुई हैं वो मैं मेंशन करता हूं। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड, जब लफ्ज के स्टार्ट पर कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। मतलब जो लफ्ज है उसका पहला कॉन्सोनेंट लेटर सेम जब आ रहा है एक ही लाइन में, तो ये एलिट्रेशन है। अब लाइन नंबर 1 में, 7 में, 9 में और 11 में हमें एलिट्रेशन नजर आएगा। लाइन नंबर 1 में पोएट कहता है वाइल्ड वेस्ट विंड, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड है और रिपीट हो रहा है। इसी तरह लाइन नंबर 7 में अगर हम देखें तो यहां है विंग्ड वेयर, ये डब्ल्यू का साउंड, और लाई लो, एल का साउंड, ये भी हमें रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर लाइन नंबर 9 में देखें तो सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, एस यहां पर रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर लाइन नंबर 11 में देखें तो हमारे पास है फ्लॉक्स टू फीड, एफ का लेटर जो है वो रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंस को। कॉन्सोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट मिडल और एंड ऑफ वर्ड। जो एलिट्रेशन था वो था वर्ड के स्टार्ट पर कॉन्सोनेंट साउंड का या वर्ड का लेटर का आना, लेकिन जो कॉन्सोनेंस है ये वर्ड के मिड में या एंड पर कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर का आना होता है।
मसलन लाइन नंबर 1, 3, 13, 14 में अगर हम देखें तो यहां पर वाइल्ड विंड के जो लास्ट पर है वो डी डी का साउंड आ रहा है, तो डी डी का लेटर आ रहा है, तो वाइल्ड विंड डी डी, तो ये एक कॉन्सोनेंस हमारे सामने है। इसी तरह लाइन नंबर 3 में अगर हम देखें तो 3 में है ड्राइवन लाइक गूस्ट फ्रॉम एन, तो ड्राइवन एन, एन एन का जो लेटर है ये कॉन्सोनेंस की एक एग्जांपल आपके सामने है। इसी तरह लाइन नंबर 13 में अगर हम देखें तो इसके अंदर है स्पिरिट ऑफ आर्ट, स्पिरिट विच आर्ट, तो टी का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंस की एक एग्जांपल है। लाइन नंबर 14 में अगर हम देखें तो डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर, आर जो हमारे पास आ रहा है ये रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड की जिसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं, मतलब कॉन्सोनेंस की ये एक एग्जांपल है। उसके बाद एसोनेंस की टेक्निक भी इस पोएम में यूज हुई है। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल्स इन स्ट्रेस सिलेबल, जब वर्डिंग के अंदर, वर्ड्स के अंदर वाउल लेटर या साउंड जो है वो रिपीट होते हैं एक ही लाइन में, तो उसको एसोनेंस कहते हैं। लाइन नंबर 9 के अंदर, 12 के अंदर, 18, 28 के अंदर हम देखते हैं लाइन नंबर 9 के अंदर है सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, यहां जो आई का जो लेटर है वाउल साउंड है एस आई, और यहां स्प्रिंग के अंदर आई, ये भी स्ट्रेस सिलेबल के अंदर वाउल जो है वो रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम जो है वो एसोनेंस कहेंगे। इसी तरह लाइन नंबर 12 के अंदर विद हिल, जो आई की जो लेटर है वाउल लेटर, ये भी रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसके बाद 28 नंबर लाइन में देखें तो इसके अंदर भी हमें रेन और हेल, आई का लेटर जो है और ए का लेटर दोनों जो है वो रिपीटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एसोनेंस की एग्जांपल है। दोबारा इसको सादा लफ्जों में क्या लें, एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड या वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर का वर्ड के स्टार्ट पर आना। कॉन्सोनेंस होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर मिडल या एंड पर आए, और एसोनेंस होता है जब वाउल लेटर्स या साउंड जो है वो सेंटेंस के सिलेबल के लिए, स्ट्रेस के लिए यूज किए जाए, रिपीट किए जाए, इसे एसोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हाइफन वर्ड को, तो पेस्टिलेंस स्ट्रिकन जो है ये हाइफन वर्ड है, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए यूज किया गया है। हाइफन वर्ड की के बाद मेटाफर अगर देखें, मेटाफर होता है टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना, तो हवा को चैरियट टेस्ट, बग्गी का काम करवाया जा रहा है, जिस तरह बग्गी एक चीज को ले जाती है, हवा जो है वो पत्तों को उड़ा के ले जाती है, तो ये मेटाफर यूज किया गया है। लाइक अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह, तो ये लाइक का वर्ड सिमिली के तौर पर यूज हुआ है। यहां ये एंजाइनमेंट है क्योंकि अनटिल के बाद जो है वो आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्लियर होगा, सेंस क्लियर होगी। सिस्टर डाइन एज योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शैल ब्लो, तो हवा को, मतलब खजां की हवा को बहार की हवा की सिस्टर कहा गया है, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है, यहां पर्सोनिफिकेशन की टर्म हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां अगर हम सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन को देखें तो यहां सिमिली नजर आ रही है, जैसे कि लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव, इधर भी अगर हम देखें तो लाइक फ्लाक्स टू फीड, वो पत्ते जो हैं वो ऐसे जमीन से निकलते हैं जैसे रेवड़ जो है वो आ गया हो, तो लाइक का वर्ड यूज करके सिमिली यूज की गई है। यहां लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव, ये जो बादल हैं, जिस तरह जमीन पर पत्ते जाते हैं, आसमान पर बादल उड़ते हैं, तो ये सिमिली यूज की गई है। डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर, फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन 14 के अंदर डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर का वर्ड यूज किया गया, ये पर्सोनिफाई किया गया, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन होता है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग, तो हवा को डिस्ट्रॉयर भी बोला है और प्रिजर्वर भी बोला है। तो डिस्ट्रॉयर वो होता है जो कोई तबाहकारी करता है, और प्रिजर्वर वो होता है जो चीज को महफूज करता है, तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। उसके बाद एलिट्रेशन भी इधर देखी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिनॉड, एक एलियन यूज किया गया है जो डायनासिस के बारे में है। मैंने पहले आपको बताया ये ग्रीक रेफरेंस है, डायनासिस जो है वो डांस की गॉडेस के लिए यूज किया गया है जो खुले बालों वाली है, और इसके फॉलोअर्स के लिए मिनॉड का वर्ड यूज करते हैं, तो ये एक ग्रीक रेफरेंस है, एलियन के तौर पर इस पोएम में यूज हुआ। लाइक द ब्राइट हेयर, यहां सिमिली यूज की गई है। और आगे जो है वो हम नेक्स्ट देखें एनाफोरा,
एनाफोरा किसे कहते हैं? जब बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्डिंग, जब एक ही लफ्ज के साथ दो या दो से ज्यादा लाइंस जो हैं वो शुरू होती हैं तो इस टेक्निक को एनाफोरा कहते हैं। जैसा कि इफ आई वर, और नीचे वाली लाइन में भी इफ आई वर, तो ये दोनों आने वाली लाइंस जो हैं वो एनाफोरा की एग्जांपल पेश कर रही हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट पे चले आखिरी लाइन में, तो पोएट कहता है इफ विंटर कम्स, अगर मौसम सरमा आया है, तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या फिर मौसम बहार पीछे रह जाएगा? मतलब यह है कि यह एक सवाल किया गया है। इस तरह का सवाल जिसका जवाब पोएट को खुद भी मालूम हो उसको हम रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि वो इसका आंसर खुद भी जानता है और वो रीडर से पूछ रहा है। उसके बाद कुछ इमेजेस इस पोएम के अंदर यूज हुए हैं, इस ओड के अंदर यूज हुए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और ये लास्ट थिंग है इमेजेस। सबसे पहले ऑटम्स बीइंग का इमेज यूज किया गया, उसके बाद लीव्स डेड का इमेज यूज किया गया, गूस का वर्ड यूज किया गया, और एन्चांटर का इमेज यूज किया गया, येलो, ब्लैक, पेल, रेड, ये इमेजेस यूज हुए हैं। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड का इमेज यूज किया गया। डार्क विंट्री बेड एक इमेज के तौर पर आया। विंग्ड सीड्स ये भी इमेज के तौर पर आया है। उसके अलावा कॉप्स लाश वो भी एक इमेज के तौर पर। ग्रेव को अगर हम देखें तो इमेज के तौर पर। क्लेरियन इमेज के तौर पर। बर्ड्स, फ्लॉक्स, प्लेन, हिल, स्काई, क्लाउड्स, अर्थ, अर्थ डिकेइंग लीव और हेवन, ये सारी चीजें इमेज के तौर पर इस पोएम में यूज हुई हैं। तो ये काफी लेंथी पोएम भी थी और इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी पाई जाती थी, जो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है आसान लफ्जों में आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।